नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार पुलिस ने संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसकी तारीफ करते हुए भाजपाई सामने आए। लेकिन जैसे ही पटना के एसएसपी ने पीएफआई से आरएसएस की तुलना कर दी, बीजेपी के लोग आग बबूला हो गए। क्या कुछ कहा पटना के एसएसपी ने, आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से डॉलर 80 रुपए से ऊपर चला गया है। यानी देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। बाबा रामदेव से लेकर नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले ज्यादातर बाबा अब कोई बयान नहीं दे रहे। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं होने दूंगा अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा, किसने दिया है बयान, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों मोहम्मद जुबैर को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मामला पहुंचा है, बताएंगे आपको किस मामले के तहत याचिका दाखिल की गई है। इसी के साथ में दोस्तों प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बजा है डंका। सिंगरौली, जबलपुर और भोपाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लहराया है परचम, बताएंगे इसको लेकर पूरी खबर दोस्तों। और तेलंगाना को लेकर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें भाजपा को एक बार फिर से तेलंगाना में सरकार बनाने के सपने से ही संतुष्टि पानी पड़ेगी। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं इसी तरीके से चलता रहा तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल के ही अंदर $1 की कीमत 100 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। बस से बदतर स्थिति और देश की होने वाली है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि बिहार पुलिस ने संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरएसएस की शाखा में शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही पीएफआई में भी फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। एसएसपी ने कहा कि जिस तरह आरएसएस अपनी शाखा का आयोजन करते हैं, उसमें लाठी चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही पीएफआई शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं और अपने एजेंडा और प्रोपोगेंडा के तहत युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। इस बयान के सामने आने के बाद भाजपा के नेता आग बबूला हो गए और आरएसएस को दूध से धुला हुआ संगठन बताने लगे दोस्तों। और तमाम तरीके के डिफेंड में बीजेपी के लोग तर्क देने लगे और पीएफआई से जोड़ने को लेकर विवाद खड़ा करने लगे। और ऐसे में आप लोग क्या कुछ समझते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। इस तरीके की तुलना के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। क्योंकि बीजेपी बिहार ने पटना के पुलिस अधीक्षक के बयान को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और माफी मांगने की बातें कही है दोस्तों। सरकार से कार्रवाई करने की बातें की जा रही है। आप लोग कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े भाषण देते हुए कहा था कि रुपया अगर डॉलर के मुकाबले गिरता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल बिता चुके हैं और अब देश की इकोनॉमी पहले से ही बंटाधार हो चुकी है दोस्तों। और अब देश के अंदर रुपया लगातार गिरता जा रहा है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार इतिहास में 80 रुपए पार कर गया। यानी $1 की कीमत 80 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। और मोदी सरकार के दौरान ये बड़ा अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कम से कम दोस्तों जनता के सामने आकर नरेंद्र मोदी को अपने पुराने बयानों को लेकर माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि देश की अस्मिता जुड़ी होती है रुपये से, और अगर रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। और इसी के साथ में दोस्तों सुषमा स्वराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी सदन के अंदर बयान दिया था। तो कम से कम भाजपाइयों को अपना पुराना बयान देखना चाहिए और जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। आप लोग की क्या कुछ राय है इस मामले को लेकर, लिखिएगा जरूर दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच में यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच में मुकाबला है दोस्तों। ऐसे में यशवंत सिन्हा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर वह चुन के आते हैं तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अगर कोई कानून लेकर आया जाएगा तो उसको पास नहीं किया जाएगा, उस पर सिग्नेचर नहीं करूंगा। राष्ट्रपति के तौर पर ये बातें उन्होंने खुले तौर पर कह दी और कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को एक और चेतावनी दी है। और दूसरी और दोस्तों चुनावी समर्थन सेट करने के लिए बयान उनकी तरफ से दिया गया है। आप लोग कैसे देखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहाँ पर कितनी जबरदस्त प्लानिंग की थी जुबैर को फंसाने के लिए और फंसाए रखने के लिए। पुराने केस में दिल्ली बुलाया, दूसरे केस में गिरफ्तार किया, तीसरे केस में सीतापुर ले गए, चौथे केस में लखीमपुर खीरी, पांचवे केस में हाथरस और छठा हथियार अभी बाकी है। अजीत अंजुम ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के मामले को लेकर यह बयान दिया है दोस्तों। पहले सीतापुर से लखीमपुर खीरी लेकर आया गया था और बाद में अब लखीमपुर खीरी से हाथरस लेकर आया गया है और उसके बाद दिल्ली भी लेकर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में मामले दर्ज किए गए हैं और सभी मामलों को मर्ज करके एक जगह चलाने की बजाय अलग अलग इलाकों के कारण प्रताड़ना दी जा रही है दोस्तों। और ऐसे में आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। अजीत अंजुम की तरफ से ट्वीट किया गया है। यही मुद्दा उठाते हुए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कई जिला पंचायत के रिजल्ट अपनी तरफ कर लिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर के अंदर 9 सीटें जीती है, जबकि बीजेपी को 6 और इंडिपेंडेंट को 2 सीटें मिली है। इसी के साथ में सिंगरौली जिला पंचायत में भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 11 सीटें, बीजेपी को 2 और अदर्स को 1 सीटें मिली है। इसी के साथ में दोस्तों एक और भोपाल जिला परिषद
परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 7, बीजेपी को 3 सीटें मिली है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है इन सीटों पर। देखते हैं अब ये क्या प्रभाव आगे पूरी तरीके से आने वाले नतीजों के अंदर भी बदलेगा। जो भी अपडेट इस मामले को लेकर भी आते रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर तेलंगाना के अंदर किसके पक्ष में जनता वोट करेगी इसको लेकर दोस्तों काफी चर्चाएं चल रही है। जिस तरीके से केसीआर ने भाजपा के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ने का मामला उठा रखा है और उसके बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी के लिए केसीआर सबसे बड़ी चुनौती है और केसीआर एक के बाद एक भाजपा को चैलेंज करने के लिए नए नए तरीके के स्कीम के साथ साथ नए नए पॉलिटिकल हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में जो बड़ी खबर आई है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन तेलंगाना के अंदर बीजेपी 23% से ज्यादा वोट इकट्ठा नहीं कर पाएगी, जबकि तकरीबन 38% के आसपास वोट शेयर टीआरएस पार्टी यानी वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी का रहने वाला है। तो आसानी से बड़ी जीत की तरफ टीआरएस फिर से बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा जरूर होगा, ये सर्वे बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा गया है कि वोट और ज्यादा गिर सकते हैं, बढ़ने का चांस अभी कम है। तो पश्चिम बंगाल की तरह केसीआर तेलंगाना के अंदर भी बड़ी जीत की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भाजपा का एमएलए बलात्कार का आरोपी साबित हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज की गई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई है। अरुणाचल प्रदेश के भाजपा विधायक लोकम सार पर एक महिला ने दुष्कर्म करने का इल्जाम लगाया है। मंगलवार को पीड़ित महिला ने ईटानगर के पुलिस स्टेशन में आरोपी एमएलए के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया गया है कि 4 जुलाई को एमएलए ने अपने ईटानगर वाले निवास पर महिला के साथ बलात्कार किया है और 376(2) के तहत लोकम सार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, मगर मामला दर्ज होने के बाद भी विधायक की गिरफ्तारी नहीं की गई है दोस्तों। और इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरएसएस पर दलित लेखक की किताब से कर्नाटका की राजनीति में उबाल आया है। बिक्री ने राज्य के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किताब में प्रधानमंत्री मोदी पर एक अध्याय लिखा गया है जिसमें उत्सव मूर्ति यानी परेड देवता बताते हुए कहा गया है कि असल नियंत्रण तो नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय से चल रहा है। लेखक ने आरएसएस के अधिकांश सदस्यों को मनुवादी कहा है जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कर्नाटका के प्रमुख दलित लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता देवनूर महादेवा की आरएसएस पर आई किताब आरएसएस आला अगला यानी आरएसएस गहराई और चौड़ाई से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। दक्षिण पंथी इसे आरएसएस के खिलाफ प्रोपोगेंडा बताकर किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। किताब ने बिक्री के अपने सारे राज्य के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक अलग से चैप्टर लिखा गया और इस चैप्टर में प्रधानमंत्री को उत्सव मूर्ति बताया गया है यानी परेड देवता बताया गया है। आगे कहा गया कि वास्तविक नियंत्रण तो नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय के पास में है। किताब के लेखक ने आरएसएस के अधिकांश सदस्यों को मनुवादी बताया है और कहा कि भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भगवत गीता गुलामी का एक साधन है। देवनूर महादेवा को प्रतिष्ठित दलित लेखक कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। वो हमेशा स्थापना विरोधी रुख अपनाते हुए कई सारी किताबें लिखते हैं दोस्तों। और इस बार आरएसएस के खिलाफ लिखा है तो मामला काफी आगे बढ़ सकता है। एक और बड़ी खबर की माने तो आगरा के अंदर मुस्लिम नहीं बेच सकेंगे प्रसाद। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि सावन में नहीं खुलने देंगे शराब और मीट की दुकानें। आगरा में राजेश्वर महादेव मंदिर कमेटी ने मंदिर के आसपास मुसलमानों के प्रसाद बेचने पर रोक लगा दी है। हिंदूवादी संगठन ने ऐलान किया है कि सावन में मंदिरों के आसपास शराब और मीट की दुकानें नहीं खोलने देंगे। यह मंदिर 800 साल पुराना है। गुरुवार को सावन का महीना शुरू हो चुका है। आगरा में प्राचीन शिव मंदिर के आसपास में समुदाय विशेष के लोग प्रसाद सामग्री छोड़कर बाकी दुकानें लगा सकते हैं। इस तरीके की चीजें की गई है दोस्तों। आप लोग कैसे देखते हैं लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि ये मामला पहली बार ऐसा सामने नहीं आया। इससे पहले कर्नाटका के अंदर भी हम लोगों ने ये मामला देखा था। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो ट्वीट 2018 का था लेकिन असर तो 2022 में भी देखा गया। मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने ये बातें कही है। इसी के साथ में यूपी में मेरे खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज हो गए हैं। मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करते हुए मांग की है कि इन सभी एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका के दौरान मोहम्मद जुबैर ने सभी एफआईआर की तफ्तीश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन का भी विरोध किया है। यूपी सरकार ने कुछ दिन पहले यूपी पुलिस के आईजी की अगुवाई में एसआईटी का गठन करने का ऐलान किया था। गौरतलब है कि हाथरस केस में मोहम्मद जुबैर को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें हाथरस में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं पर महादेव की तस्वीर ट्वीट करने के मामले को लेकर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है दोस्तों। और तमाम तरीके के धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। 153A 295A जैसे संगीन मामलों में केस दर्ज कराए गए हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो राष्ट्रपति उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ का दावा, कहा क्रॉस वोटिंग हो सकती है और बड़ी रकम दी जा रही है। इस तरीके से क्रॉस वोटिंग कराने के लिए यानी प्रेसिडेंट चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर मंत्री संजय निषाद देवता बनने की ओर है। निषाद समाज के लोग उनकी पूजा और आरती कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर मंत्री संजय निषाद के शिष्यों ने पूजा की है
है। संजय निषाद को निषाद राज की उपाधि दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि संजय निषाद समाज की राजनीति करते हैं और ऐसे में अपनी पूजा करवा रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि अपने आप को भगवान की तरह प्रोजेक्ट करने के लिए किस तरीके की हरकतें की जा रही है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर 2019 में बनी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ में विलय कर लिया है। जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी ने आम आदमी पार्टी में खुद का विलय कर लिया है। यह पार्टी साल 2019 में बनी थी। जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट के अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा खान ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनमें हमने अपनी पार्टी का पूरी तरीके से विलय कर लिया है, तो आम आदमी पार्टी बन गई है पीपल्स मूवमेंट पार्टी। तो कश्मीर के अंदर देखते हैं किस तरीके से अपना परचम लहरा पाती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया है। दोस्तों और एक और बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता संजय शर्मा के 44 ठिकानों पर आयकर के छापे लगे हैं। आईटी की रेड पड़ी है। तेंदुखेड़ा के कांग्रेस पार्टी के विधायक संजय शर्मा के 44 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तेंदुखेड़ा के विधायक एमएलए संजय शर्मा के घर और ऑफिस और गोदामों में गुरुवार को आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी देखने को मिली। विधायक के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई सुबह से ही चालू रही और इस दौरान आयकर विभाग ने विधायक के नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर और तेंदुखेड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की है। दोस्तों कुल मिलाकर आयकर विभाग ने विधायक के 3 राज्यों में फैले 44 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो इसके पीछे कारण आप लोग जानते ही हैं। वहीं पर शिबू सोरेन ने बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी और यूपीए गठबंधन को झटका दिया है। यशवंत सिन्हा का सपोर्ट करने की जगह एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया गया है। दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस ऐलान के बाद अब यूपीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर नुपुर शर्मा के लिए तन सर से जुदा वाला बयान देने पर गौहर चिश्ती गिरफ्तार किए गए हैं। नुपुर शर्मा के लिए सर तन से जुदा जैसे विवादित बयान देने के मामले को लेकर गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पिछले महीने 17 जून को गौहर चिश्ती ने अजमेर की दरगाह के बाहर सर तन से जुदा का नारा दिया था। हालांकि दोस्तों लोग ये सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि गौहर की गिरफ्तारी हुई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हेट स्पीच देने का अधिकार किसी को नहीं है और खासकर इस तरीके का थ्रेट देने का अधिकार भी किसी को नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार हिचकिचा क्यों रही है। 295(a) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है दोस्तों, जिसके बाद जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी तो दूर की बात, बल्कि नुपुर शर्मा को लेकर जो बयान सामने आए उन मामलों को लेकर जल्दी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा को लेकर, पुलिस प्रशासन की मंशा को लेकर अपने आप में गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो लोग मजे लेने लगे, सोशल मीडिया पर कहने लगे कि 80 रुपए पार हो गया भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले। इसी बात पे जश्न मनाइए, गिरो उत्सव शुरू कीजिए, यानी जो गिर गया है उसका उत्सव शुरू कर दीजिए। इस तरीके से दोस्तों लोग तंज कस रहे हैं। लेकिन सवाल दूसरी और ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश की इकोनॉमी की भट्टी बैठ जाएगी, जिसके कारण भारत के लोगों को भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऑयल इंपोर्ट भारत के लिए काफी महंगा हो जाएगा दोस्तों, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम आप देखेंगे अपने आप बढ़ जाएगा। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सीधा मतलब है कि जनता को महंगाई से दो चार होना पड़ेगा। कुल मिलाकर देश के अंदर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिससे कहीं न कहीं इन्फ्लेशन लगातार बढ़ सकता है दोस्तों। और इसीलिए डॉलर के मुकाबले अगर भारतीय रुपया और ज्यादा बुरी स्थिति में आ गया, यानी 80 रुपया भी स्थिति में है दोस्तों, और इससे भी अगर खराब स्थिति में जाएगा तो इसका सीधा मतलब है कि जनता को सारा झेलना पड़ेगा। जनता को महंगे पेट्रोल मिलेंगे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये चीजें भारत बाहर से मंगवाता है और बाहर से डॉलर देकर ही खरीदता है दोस्तों। इसीलिए भारत के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक और बड़ी अपडेट की माने तो भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस पार्टी की बैठक 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से शुरू होगी। 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालने का कांग्रेस पार्टी ने खाका तैयार किया है। भारत जोड़ो यात्रा और आगामी संगठनात्मक कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में बैठक हुई है दोस्तों। और इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी के अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रियंका गांधी मौजूद रही, राज्य के सभी प्रभारी मौजूद रहे। वहीं पर अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि प्रतिबंध आलोचनात्मक शब्दों का नहीं, अलोकतांत्रिक कार्यों पर लगना चाहिए। आलोचना ही सार्थक संसद की प्राणवायु होती है। प्रतिबंध सत्ता के अपराध बोध से उपजे हैं। सने सने प्रतिबंधों से मुक्ति की ओर बढ़ना ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की उपलब्धि होती है, निंदनीय है। आगे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा कि अगर ये प्रतिबंधित नहीं है, यानी निंदनीय बोलना अगर प्रतिबंधित नहीं है, तो मैं कह देता हूँ। इस तरीके से अखिलेश यादव जिस बयान को लेकर जाने जाते हैं दोस्तों, जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, वैसे ही उन्होंने आलोचना भी की है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि केवल 2 बच्चों वाली नीति नहीं चलेगी, हम इसका विरोध करेंगे। ओवैसी ने मोहन भागवत की टिप्पणी को गलत बताते हुए उस पर भी निशाना साधा है। वहीं आपको बता दें कि आजम खान की याचिका पर योगी सरकार को नोटिस। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जौहर यूनिवर्सिटी के एक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि उसके आदेश का पालन किया गया है या नहीं किया गया। शीर्ष अदालत
अदालत ने सपा के नेता आजम खान को जमानत के लिए उनकी यूनिवर्सिटी से सटी जमीन को कुर्क करने की शर्त पर रोक लगा दी थी। शत्रु संपत्ति कानून के तहत यह जमीन जब्त की गई थी। आजम खान ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्टे लगाने के बाद भी रामपुर स्थित इस जमीन में जो प्रशासन ने फेंसिंग की है, जो दीवारें बनाई है, उसे नहीं हटाया जा रहा है और यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई लगातार कर रहा है। दोस्तों आगे जो भी अपडेट सुप्रीम कोर्ट देता रहेगा आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में बता दें आपको कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर देश भर में जश्न मनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। आदिवासी वर्गों को अपने साथ में जोड़ने के लिए जश्न का तैयारी भाजपा के लोग कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में ईडी ने 21 जुलाई को सोनिया गांधी को तलब किया है और उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। 21 जुलाई को उनको जाना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अपने स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरीके के फैसले का विरोध करेंगे। वहीं पर गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के मामले में 2 साल की जेल मिली है। दोस्तों गायक दलेर मेहंदी को 2003 में कबूतरबाजी मामले में पंजाब की पटियाला कोर्ट ने दोषी पाया है। उनको 2 साल कैद की सजा सुनाई है, लेकिन अदालत ने उनको जमानत भी दे दी है। इसी के साथ में AIADMK ने ओ पनीर सेल्वम के बाद अब उनके बेटे समेत 18 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले AIADMK पार्टी के लिए मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों दरअसल EPS और OPS के बीच की सीधी लड़ाई है। दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं और पार्टी पर अपना क्लेम करने लगते हैं। ऐसे में EPS ने OPS यानी ओ पनीर सेल्वम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और अब उनके बेटे के साथ में 18 और लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। कुछ दिन पहले पार्टी ने पनीर सेल्वम को निष्कासित कर दिया था। दोस्तों दरअसल दिवंगत नेता जयललिता की पार्टी AIADMK 2 फाड़ हो गई है। एक तरफ ओ पनीर सेल्वम है जिनके समर्थन में कई सारे नेता खड़े हैं और दूसरी तरफ EPS है जिनके समर्थन में सबसे ज्यादा पार्टी के लोग खड़े हैं। तो दोनों के बीच में बवाल है। AIADMK जनरल काउंसिल ने पार्टी के दोहरे नेतृत्व को खत्म करने के लिए और पार्टी के लिए उप महासचिव पद बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही पार्टी ने महापरिषद की बैठक के दौरान ओ पनीर सेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटाने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसके बाद झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों हंगामा और ज्यादा हो गया है। कुल मिलाकर EPS और OPS के बीच की लड़ाई है। देखते हैं पार्टी किसके साथ में रहती है, लेकिन अगर 2024 से पहले दोनों नेता आपस में लड़ते रहे तो इससे AIADMK कमजोर होगी और AIADMK के रास्ते चलकर भाजपा तमिलनाडु के अंदर जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। तो बीजेपी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि AIADMK अगर कमजोर होती है तो भाजपा के लिए तमिलनाडु के अंदर ऑप्शन और ज्यादा कम हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव को शिवपाल यादव एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को गुरुवार को झटका दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर नगर निकाय और महापौर के चुनाव में समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। वहीं दोस्तों कोरोना काल में राजनीतिक दलों को काफी ज्यादा बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया है। बड़े स्तर पर पैसे दिए गए हैं। दोस्तों ADR रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी को 6 राष्ट्रीय पार्टियों से 4 गुना ज्यादा चंदा मिला है। यानी भारतीय जनता पार्टी पर व्यापारी काफी ज्यादा पैसा लुटा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि व्यापारियों को भाजपा ज्यादा पसंद आ रही है? 593 करोड़ का चंदा कोरोना के पीक टाइम में सियासी दलों को मिला है। 477 करोड़ की राशि अकेले बीजेपी को मिली है, जो कुल मिलाकर 80% टोटल राशि थी। भाजपा को NCP, CPI, CPIM, कांग्रेस, NPE और तृणमूल कांग्रेस की तुलना में 4 गुना ज्यादा चंदा मिला है। यानी ये जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका मिलाकर भी अगर आप देखेंगे तो उससे 4 गुना ज्यादा भाजपा को चंदा मिला है। दोस्तों व्यापारियों और उद्योगपतियों की तरफ से तो क्या बड़ा कारण है कि भाजपा पर इतना पैसा लुटाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में श्रीलंका की बेलगाम भीड़ पर नजर रखने की जरूरत है। केंद्र सरकार को मशविरा देते हुए स्वामी बोले कहा इसमें नक्सली और जिहादी भी शामिल हो सकते हैं। स्वामी श्रीलंका की परिस्थितियों पर नजर जमाए हुए लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हिदायत देते हुए कह रहे हैं कि श्रीलंका की जो स्थिति है उस पर भारत को नजर बनाए रखना चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम में नक्सली भी हो सकते हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये आग आगे ना फैले इसको रोकने के लिए भी कोशिशें करनी चाहिए, नजर बनाए रखना चाहिए। वहीं पर दोस्तों 16 जुलाई यानी कल भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होने वाली है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इसी के साथ में आपको बता दें कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जो 4 मामले दर्ज कराए गए हैं, जिसमें से 2 केस सुदर्शन न्यूज की तरफ से कराए गए हैं दोस्तों, जबकि 2 अलग केस हैं जो हिंदूवादी संगठनों के नेताओं की तरफ से कराए गए हैं। तो कुल आप समझ सकते हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है, एक तो कार्रवाई इस तरीके से की जा रही है कि लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं और दूसरी ओर ये भी है कि कार्रवाई किन लोगों की शिकायत पर की जा रही है, वो भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ लगातार आप लोग अभी तक जुड़े रहे, इसलिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत दोस्तों, और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।